कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? शानदार। तो उसमें एक जो हैं वो प्रतापी हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं, और दूसरा जो है सो सुराज वाले थे, तो वो एम्बुलेंस घोटाला में फंसे हुए हैं। और एम्बुलेंस घोटाला अकेले नीतीश कुमार के एक प्रतिनिधि ने 1640 करोड़ का घोटाला किया। देखिए, आक्रोश चिराग पासवान से नहीं है, आक्रोश नीतीश कुमार से है। आज 2 कट्ठा जमीन लोग लिखा लेते हैं नौकरी देने के लिए। सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं प्रशंसक हूं। राष्ट्रीय सवालों पर कुछ ऐसा काम किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो पूर्व सांसद अरुण कुमार एलजेपी छोड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से देखिए गांव-गांव घूम रहे हैं और किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम उनकी एक तस्वीर दिखा रहे हैं। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? शानदार। पब्लिक के बीच जा रहे हैं, इस बार क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि पिछले बार हमारे साथ जो लोगों ने किया और नए कैंडिडेट को, नीतीश कुमार के उम्मीदवार को जिताया लोगों ने, तो महसूस किया कि ये गलत निर्णय था, और इसलिए इस बार लोगों का मन बदला है और हर तरीके से मेरे साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि जो 3 उम्मीदवार मुख्य तौर से हैं, तो उसमें एक जो हैं वो प्रतापी हैं, जंगल राज के प्रतीक हैं, और दूसरा जो है सो सुराज वाले थे, तो वो एम्बुलेंस घोटाला में फंसे हुए हैं। हमारे पीरियड में काम दिखा हुआ और कुछ काम नहीं हुआ, तो भी लोग अगल बगल को देख करके ये समझ रहे हैं कि ये काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम किया है। बिहार के जो लोग भी गए, क्षेत्र की बात नहीं, बिहार के जो लोग भी मेरे पास गए, तो उनका इलाज हम लोगों ने दिल्ली एम्स में, सफदरजंग में, राम मनोहर लोहिया में, LNJP में, तमाम हॉस्पिटलों में हमारे लोग गए हैं। और बिहार का ही, जहानाबाद का नहीं, बिहार का कोई गया, किसी जाति का गया, तो हमने किया है। ये लोग महसूस किए कि पिछले बार जो हमने निर्णय लिया और जिता करके भेजा, वो नकारा आदमी जो ऐसे सवाल पर फंस गए जहाँ पर 1640 करोड़ का घोटाला हुआ है। एम्बुलेंस घोटाला 800 करोड़ का चारा घोटाला है, और एम्बुलेंस घोटाला अकेले नीतीश कुमार के एक प्रतिनिधि ने 1640 करोड़ का घोटाला किया है। तो हम लोग जो चारा घोटाला के खिलाफ लड़ते रहे, जो लाए उनके चेला अकेले 1640 करोड़, और इसमें कोरोना काल में ऑक्सीजन ब्लैक किया गया, जीवन रक्षक दवाओं को बेचा गया मार्केट में। तो यह तो गरीब लोगों के साथ, सांस के साथ खिलवाड़ था। माने मौत के मुंह में ढकेल कर पैसा कमाने की साजिश थी। तो इससे साफ तौर पर लोगों ने महसूस किया कि हमसे जो गलती हुई उसको करेक्ट करें। और मेरे बारे में लोग कहते थे आते नहीं हैं, काम तो करते हैं, आते नहीं हैं। तो ऐसे आने वाले को कर लिया कि जिनका दर्शन ही कभी नहीं हुआ। मैं तो कभी कभी आता भी था, प्लानिंग भी थी। कभी अभी एक गांव में हम थे, तो हमने कहा कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ, तो हाँ जी काम हुआ है। अतरी में पिछले बार भी लगभग 400 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति हमने कराई है। इसलिए इसके पहले अभी एक यादव परिवार के थे, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे गांव में भी आपने रोड बनवाया। उन्होंने जाति और धर्म का भेद नहीं किया। हाँ, कहीं कहीं छूट जा सकता है, छूट गया होगा। अभी एक आदमी बहुत गुस्से में थे कि हमारी योजना को सारसू में पहुंचा दिया, जबकि वो रोड सारसू का 2 जिला का था। तो कुछ गलतफहमी भी थी, वो लोगों ने करेक्ट किया है। और एक माहौल है, उस माहौल में लड़ाई में अब JDU नहीं है, लड़ाई में हमारे साथ राजद है। सुरेंद्र यादव बाहुबली से लड़ाई आपकी हो गई है। बाहुबली का लड़ाई तो 2 बार हमसे हारे हैं वो, इसलिए उनका बाहुबल काम नहीं आता है। ज्ञान बल, सेवा बल के आगे उनका बाहुबल काम नहीं आता है। 2 बार वो हमसे हारे हैं। लेकिन इस बार आपको
एलजेपी ने, चिराग पासवान ने भी छल दिया, आखिरी दौर तक भ्रम में रखा और टिकट नहीं दिया, उसको लेकर आपके समाज में कितना आक्रोश? देखिए, आक्रोश चिराग पासवान से नहीं है, आक्रोश नीतीश कुमार से है। चूँकि मैं बोलता रहता हूँ, सड़क पर रहूँ या संसद में रहूँ, मैं बोलता हूँ। जब अन्याय होता है तो बोलता हूँ। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, वह सांस्कृतिक गिरावट की, मूल्यों की गिरावट की, मानवीय सवालों के गिरावट का पराकाष्ठा था। चूँकि गरीब परिवार की बच्चियां उन जगहों में रहती थी और एक आदमी को सज़ा हुआ जब हम लोगों ने काफ़ी उस सवाल को खड़ा किया। लेकिन न्यायपालिका ने ये कहा कि जितने सफ़ेद पोश ऑफिसर और नेता इस कुकर्म में शामिल है उसको सरकार ने बचाया। तो इसलिए नीतीश कुमार से खेत की कोई लड़ाई मेरी नहीं थी। हम भी चाकरी कर लेते तो महलों में ठाट बजाते होते, तो वो चाकरी हमने नहीं की। नीतीश कुमार जब हमारे लोगों पर, हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन जातीय सवाल पर कोई प्रहार करता है तो वहाँ पर मैं प्रतिकार करता हूँ। अभी एक साथी पूछ रहे थे कि आपको, जो हमारे ही समाज से थे, तो आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था कि छाती तोड़ देंगे। हम कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैंने बोला था। नीतीश कुमार को कहा था आपने कि छाती तोड़ देंगे? जी जी। क्यों कहा था? कहा था इसलिए कि एक जाति विशेष पर, सिर्फ भूमिहारों पर, बढ़िया से लेके फतुहा तक अनंत सिंह के मामले को लेकर के 4000 फोर्स लगाया गया था और वो फोर्स में कुछ बदतमीज़ किस्म के लोग भी होते हैं। तो मैंने डीआईजी को कहा, मैंने सीनियर एसपी को कहा कि जातीय प्रहार करना एग्जीक्यूटिव का, कम से कम नेता भ्रष्ट हो सकते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिसर को न्यूट्रल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ से नहीं है, यह पॉलिटिकल डिसीजन है। तो हमने उसी में, महिलाएं फ़ोन हमारे पास कर रही थी कि रात में पुलिस आती है, हम लोगों के चेहरे पर टॉर्च जलाता है और कहता है अपशब्द, बड़ा सुथर चेहरा है। तो ये जो समाज की बनावट है, गिरावट है, और ये कई दिनों से मैं झेल रहा था। यानी भूमिहार समाज के घरों में घुसकर पुलिस गंदा व्यवहार कर रही थी, गंदा व्यवहार कर रही थी। तो अचानक मुझे ऐसी परिस्थिति हुई कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ये घटना हुई। जब हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी बोलेंगे, पारस जी बोलेंगे, सुशील मोदी जी नहीं रहे, उस समय नेता थे, उनको कहा जब ये लोग नहीं बोले तो मेरी लाचारी थी प्रतिकार करना। तो ये शब्द था, कोई छाती थोड़े तोड़े रहते हैं। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री होने के बाद मुख्यमंत्री निवास में रहते हुए नीतीश कुमार के डर से वहाँ का आम नहीं तोड़ पाते थे। छाती कहाँ से टूट जाएगा? उनके पास इतनी सुरक्षा है, हमारे पास तो कोई सुरक्षा भी नहीं है। ये तो शब्द था, लेकिन उसी शब्द के कारण आप निशाने पर आए और उसका नतीजा आपको निशाना हुआ कि हमारे ऊपर केस चला। न्यायपालिका ने हमें दोषी पाया, सज़ा दिया, लेकिन ऊपर के न्यायपालिका ने हमें सज़ा मुक्त किया। लेकिन उसका परिणाम ये था कि मेरे इस बयान के बाद 4000 फोर्स विड्रॉ कर लिया गया। इसका मतलब एक साजिश के तहत एक जाति विशेष को प्रताड़ित करने के लिए किया गया था। हम कोई किसी जाति के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन हाँ, जातीय स्वाभिमान पर चोट पहुंचेगा तो वहां पर मैं प्रतिकार करता हूं, लड़ता हूं। लेकिन जिस जाति के स्वाभिमान के लिए आपने लड़ाई छेड़ दी नीतीश कुमार से, इतना लड़ाई संघर्ष करना पड़ा, उसने भी तो आपका साथ नहीं दिया पिछले चुनाव में। वो कभी कभी ऐसा होता है कि उन लोगों ने माना कि इनका डिसीजन सही नहीं है। आज वही लोग मेरे साथ खड़े हैं, अल्टीमेट वही लोग खड़े हैं। कुछ लोगों ने, जो लोग महसूस नहीं कर रहे थे, जब हम बसपा से यहाँ टिकट लेकर के आए तो कई लोगों ने कहा कि भोटकटवा पार्टी से आए हैं, फिर कहने लगे कि कनकटवा पार्टी से आए हैं, फिर उन लोगों ने कहा लगा हो कि हाथिये जीत जतो। तो ये तो पॉलिटिकल जो आदमी है उसको डिसीजन लेना पड़ता है। चूँकि हमारे पूर्वजों ने दलितों के लिए अपना, आप जानते हैं कि डॉक्टर श्री कृष्ण सेन देवघर में दलितों को प्रवेश दिलाया जब समाज इतना कंजर्वेटिव था। राजनारायण जी ने
बनारस में प्रवेश दिलाया। हमारे समाज में ऐसे लोग पैदा हुए हैं जो गरीबों की लड़ाई, आज 2 कट्ठा ज़मीन लोग लिखा लेते हैं नौकरी देने के लिए। आज 750 एकड़ राजनारायण जी ने बांट दिया दलितों में। डॉक्टर लोहिया के उत्तराधिकारी थे। तो इस विरासत का कुछ अंश मेरे अंदर भी है, तो मैं ये काम करता रहता हूँ। जातीय स्वाभिमान को सुरक्षित रखो, तभी तुम किसी गरीब पर हो रहे अत्याचार की रक्षा कर सकते हो। ये राजनारायण जी का लाइफ। जहानाबाद के लोग समझ समझ गए हैं, तभी तो आज एकजुट हैं। एक तरफ एकजुट हैं, भूमिहार कम्युनिटी 98% एक साथ खड़ा है। और दूसरी बात, इनके खड़ा होने की वजह से आज और दूसरा, मेरा कोर वोटर जो था वो दलित है। तो उसमें चाहे वो पासवान हो, चाहे रविदास हो, चाहे चौधरी हो, मांझी हो, ये सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। और ये पोलराइजेशन देख करके आज मुसलमान भी और ये वैश्य समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। हम 1 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे। उनको लगता है कि एक अच्छा विकल्प मिल गया है अरुण कुमार के रूप में। विनिंग कैंडिडेट भी है और इसका चेहरा साफ है, दागदार नहीं है। ये कोई एम्बुलेंस घोटाला करने वाला नहीं है। ये ऑक्सीजन गरीबों का पीने वाला नहीं है, बल्कि अपना ऑक्सीजन शरीर का भी लगा देने वाला है। अरुण बाबू जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं अरुण कुमार को। अरुण कुमार का ये चुनाव प्रचार चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। गांव-गांव जाते हैं और इसी तरह से लोग उनके साथ घूमते हैं। तो अरुण कुमार का जनसंपर्क अभियान चल रहा है, गांव-गांव ऐसे ही जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अरुण कुमार एक सुदूर देहाती इलाके में आए हुए हैं। गांव के सैकड़ों लोग यहाँ पर जमा हैं और जिस तरह से उनको समर्थन और सहयोग मिल रहा है, उससे लगता है कि लड़ाई बीएसपी से ही यहाँ पर आरजेडी की हो जाएगी। तो यहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष हो सकता है, क्योंकि जेडीयू के सांसद चंद्रवंशी एक बार फिर से मैदान में हैं। सुरेंद्र यादव आरजेडी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और बीएसपी के टिकट पर अरुण कुमार पूर्व सांसद यहाँ पर उतर गए हैं। तो लड़ाई दिलचस्प हो गई है जहानाबाद सीट की। क्या होगा इस बार? यही होगा क्या क्या होगा इस बार? अरे होने का क्या है, जब आप देख रहे हैं बीजेपी के हम खुद मंडल अध्यक्ष रहे पिछली बार, चंदेश्वर जी को हम लोगों ने चुनाव जीता है, लेकिन ये उन्होंने तो मोदी जी का पुतला फूंकना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने उनका भ्रष्टाचार जो किए 1650 करोड़ का गबन, इसके विरोध में हम लोग पूरे जहानाबाद के सभी कार्यकर्ता बीजेपी के कुमार जीतेंगे। अरुण कुमार 1 लाख वोट से जीतेंगे। इनके साथ कौन, देखिए अमृत यादव जी हैं, इनसे मिलिए। क्या यादव जी, अरुण कुमार को वोट दीजिएगा? कहाँ एकदम देंगे, कहाँ दीजिए? कहाँ देंगे, देने लायक ही हैं। जब रहे तब काम किए और फिर मैदान में आए हैं, तो इनको साथ हम लोग सब दे रहे हैं। हाँ, कौन जीतेगा? अरुण बाबू। जीत जाएंगे। हाँ, करारा जवाब मिलेगा। चलिए, तो आप तस्वीर देख रहे हैं अरुण कुमार का। दिखाता हूं मैं आपको कैंपेन। देखिए अरुण कुमार से मिला है और महादेव भी हैं, दोनों का आशीर्वाद मिला है। और हर जगह मंदिरों में जाते हैं, बाज़ार पर भी जाते हैं, सभी धर्म का गोरैया बाबा पर भी जा रहे हैं, जहाँ मुसहर समाज के लोग खासकर पूजा करते हैं। तो ये जो एक भावनात्मक लगाव है कि हमारे अंदर कोई अदृश्य शक्ति जो जीवन को संचालित करता है, सारी व्यवस्था को बनाए हुए है, उनका आशीर्वाद भी लेकर के आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। अरुण कुमार जी, बिहार में कई सीटों पर भूमिहार समाज के लोग गोलबंद हो रहे हैं अपने उम्मीदवार के पक्ष में, पार्टी से हटकर, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर। तो आपको लगता है कि बिहार में कोई नतीजा अलग होगा? और देखिए, पहले ये जातीय राजनीति में नहीं था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिनके लिए समर्पित रहा वो भी इसका उपेक्षा करते रहे और समझे कि गारंटेड फोर्स है। तो इस बार अपने आप में लोगों में है कि हमारा अस्तित्व ख़त्म होते जा रहा है। और इस तरीके से जो क्षरण हो रहा है, चूँकि जो अच्छे लोग हैं राजनीति में, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है कि व्यापारी वर्ग को राजनीति में जगह दिया है। जो संघर्ष का लोग है उसको काटने की कोशिश की है। जो 100-200 करोड़ का आदमी है,
10 करोड़ 20 करोड़ पार्टी को भी दे दे, कुछ नेता को यासी के लिए भी दे दे, कुछ नेता को बॉम्बे दिल्ली घूमने के लिए भी दे दे। तो ऐसे चरित्र के जो राजनीति में प्रवेश हुआ है, इससे राजनीतिक शुचिता खराब हुई है और वही कारण है कि नेता मिलता नहीं है, क्योंकि उसको फुर्सत कहाँ है। हाँ, वो तो पैसा देकर आया है, पैसा दे करके आया है और पैसा दे के रिजल्ट लेता है, पैसा वसूलना है। पैसा वसूलना है। तो इस तरीके के अवमूल्यन से एक बार ये चूँकि गिरावट जो आई है उसमें लोग कहीं से किसी को दे सकते हैं, काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम भी थे समता पार्टी में, डॉक्टर जगदीश शर्मा भी इसी में थे, उनके बेटे राहुल भी थे। मैं विरोध किया तो राहुल को क्यों नहीं दे दिए? तो सवाल ये है कि जो जन सरकार का व्यक्ति है, अब किसी ऐसे व्यक्ति को उठा करके दे देंगे जो 1000 करोड़ का घपला कर सकता है और उसको कहें कि आपको राज्यसभा दे देंगे। इन लोगों को हरवाइए, जो राजनीति करने वाले लोग हैं इनको हरवाइए। चूँकि हम जन सरकार से जुड़े हुए हैं तो हमारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं मिट्टी से। हम तो मांग करेंगे, जैसे हम पहली बार जब सांसद हुए थे तो हम यहाँ पर 500 करोड़ लाए थे केंद्र सरकार से और वह पैसा लाए थे हमीद नगर परियोजना के लिए, जो 4 चीफ मिनिस्टर वहाँ शिलान्यास किए थे। और जगदेव बाबू उस इलाके से जब एमएलए होते थे तो नारा लगता था कि पुनपुन में बांध बनाएंगे, मछली भात खिलाएंगे। तो उस योजना का आप देखिए, कभी जा कर के वहाँ बैराज बन करके तैयार है। नीतीश कुमार को हमसे जब विवाद हुआ जॉर्ज फर्नांडिस को लेकर के, तो उस बैराज का नहर नहीं आज तक निकला है। 300 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, पानी पुनपुन से निकलता है और पुनपुन में ही गिरता है, बैराज का नहर नहीं बन सका। ये अद्भुत प्रदेश है। आपका तो प्रधानमंत्री मोदी से भी व्यक्तिगत रिश्ता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। आपको पहचानते हैं, आपको मानते हैं, कई बार समारोहों में आपको सार्वजनिक रूप से सम्मान देते हुए देखे गए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ से भी आप कोशिश करते हुए मिल सकता था? जी देखिए, मेरी धारा, मैं राजनीति में CPI-ML से, स्टूडेंट विंग VSA से शुरू किया। एक्सट्रीम लेफ्ट सेंट्रिस्ट हुए जॉर्ज फर्नांडिस के वजह से, और फिर एक्सट्रीम राइटिस्ट होना मेरे लिए संभव नहीं था। कुछ सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं प्रशंसक हूँ, राष्ट्रीय सवालों पर कुछ ऐसा काम किया है। इसी तरीके से मैं श्रीमती गांधी का भी प्रशंसक था जब बांग्लादेश बना था, जब सिक्किम चाइना हड़पना चाहता था, श्रीमती गांधी ने अड़ करके अपने पार्ट का हिस्सा बनाया। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग जब जाके कहने लगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उनको पता नहीं था उधम सिंह का इतिहास। जालियानावाला बाग कांड के बाद उधम सिंह ने जाके कहा कि जालियानावाला बाग कांड से हम हतोत्साहित नहीं हैं, लाखों उधम सिंह पैदा हो गया। और वहीं हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाकर कहते हैं, इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड। यह आप ही लोग हैं, अंग्रेज़ नहीं होते तो हम सभ्य नहीं होते, जबकि हमारी सभ्यता हजारों वर्ष की है। नरेंद्र मोदी ने यह स्थापित किया कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है और इसकी विरासत के हम संवाहक हैं। और आज अमेरिका का प्रधानमंत्री भी हेलो मिस्टर मोदी, पहले तो मोदी के पीछे पीछे लोग लगे रहते थे। तो हम इस बात के कायल हैं, हम धारा 370 के भी कायल हैं, हम अपने मुसलमान मित्रों को। लेकिन मैं ये अब भाजपा में जाके नहीं कह सकता था कि पाकिस्तान भेज देंगे। हम उन मुसलमानों को बड़ा राष्ट्रवादी मानते हैं जो डिवीज़न के बाद भी पाकिस्तान को ऑप्ट नहीं किया। बिस्मिल्लाह खान ने कहा कि अमेरिका में नहीं रहेंगे, हमको बनारस के गंगा का पानी चाहिए। ऐसे तत्वों को दिल पर चोट पहुंचाना अच्छा नहीं है। इसलिए हम उस विरासत के साथ रहे, हम रामविलास पासवान जी के साथ रहे, हम जॉर्ज फर्नांडिस के साथ रहे, शरद यादव के साथ रहे, लेकिन हम अपने विचारों के साथ अविचलित वहाँ काम करते रहे। तो हमको ऐसी जमात चाहिए थी जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए काम करे। मान्यवर काशीराम की पार्टी में नहीं था, लेकिन मैं समझता था कि पेरियार के बाद कोई नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ तो उसका नाम काशीराम है। और
जब हम इस संकट में डाले गए नीतीश कुमार के द्वारा, तो गौतम जी जो राज्यसभा सदस्य हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं इस पार्टी के, उन्होंने कहा बहन जी से मैंने बात की है, आप चाहिए तो आप तो हमारी ही धारा की लड़ाई लड़ते रहे हैं, आप चाहिए तो आइए। हमने कहा इससे सुखद बात और क्या होगा, और मैंने बसपा को धारण किया। अभी एक आदमी ने कहा कि पटिया जी गड़बड़ है, हम के हमरा पटिया तो इतना मजबूत बुझा रहे है, तोरा काहे गड़बड़ बुझाई था, तो ना ऐसे आदमी तो अपने अच्छा ही पटिया गड़बड़ है, हम ना अच्छा बुझाओ तो हमरा वोट मत दिया। तो सवाल ये है कि हम किसी सीमा तक ही सत्ता के लिए पद में रहते हैं तो गरीबों का काम ज़्यादा करते हैं, सड़क पर ही ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम लोहिया के उस लाइन को बहुत मजबूती से लेते हैं कि जब जब सड़क सूना होता है संसद आवारा हो जाता है, तो हम सड़क को भी जिंदा रखना चाहते हैं। तो आप सुन रहे हैं अरुण कुमार को, कह रहे हैं कि जब सड़क सुना होता है संसद आवारा हो जाता है। तो ये शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं और जन सरोकार से जुड़े हुए नेता रहे हैं, लोगों के बीच हमेशा रहे हैं, और अब जब बीएसपी के टिकट पर उम्मीदवार बनकर मैदान में हैं तो भरपूर जन समर्थन इनको मिल रहा है। तो जो बड़ी पार्टियां हैं, तथाकथित बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू, उसके उम्मीदवारों का पसीना अरुण कुमार जहानाबाद में छुड़ा रहे हैं। और केवल जहानाबाद में ही नहीं, बिहार की कई सीटों पर भूमिहार समाज, अति पिछड़ों को दलितों को साथ लेकर बीजेपी को करारा जवाब दे रहा है। अब देखना यह है कि जहानाबाद की जनता कैसे जवाब देती है, अरुण कुमार का किस हद तक साथ देती है।